हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है और फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल आवेश क्या होता है, यानी औपचारिक आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक आवेश की। औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज। औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज। देखिए औपचारिक आवेश का क्या मतलब है। हालांकि ज्यादा महत्व का तो नहीं है, ऑक्सीकरण अवस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है औपचारिक आवेश जो है ये किसी तत्व की उदासीन अवस्था और मुक्त अवस्था जब किसी से बंध नहीं बनाता है उसमें और बंध बनाने के बाद जो उसकी लुईस संरचना बना रहे हैं, उस लुईस संरचना में दोनों में जो आवेश का अंतर होता है वो एक्चुअली फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, लुईस बिंदु संरचना में। और होता क्या है, देखिए फॉर्मल चार्ज को मैं ये कह दूं कि कैसे ज्ञात करें। औपचारिक आवेश, औपचारिक आवेश होता क्या है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ये होता है तत्व की विलगित अवस्था व बंधित अवस्था। बंधित अवस्था कौन सी? लुईस बिंदु संरचना, लुईस बिंदु संरचना। इन दोनों में आवेश का जो अंतर होता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको हम लोग औपचारिक आवेश कर रहे हैं। और ये ज्ञात कैसे करते हैं, मैं औपचारिक आवेश को फॉर्मल चार्ज लिख लेता हूं। तो फॉर्मल चार्ज जो होता है वो होता है किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तत्व के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उनकी संख्या माइनस उसके पास बिना बंध बनाए हुए कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या ये घटाएंगे इसमें से। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी का मतलब है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और इनको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके इलेक्ट्रॉन, युग्मों की संख्या नहीं, युग्म का मतलब तो जोड़ा है, एक जोड़े में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों काउंट करने हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या माइनस 1/2 इंटू जो बंध बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदाहरण से समझिए, मैंने सपोज एक उदाहरण लिया है ओजोन का, O3 उदाहरण लिया है ओजोन। तो ओजोन की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से होती है, देखिए O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। इनको मैं ऐसे दिखा दूं, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही दूसरे वाले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे दिखा दूं, 1 2 3 4 5 और 6। ये O2 जो है, ये O2 का अणु, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के अगर इसके देखे जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, अष्टक पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6
6 7 8, क्योंकि ये साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों के माने जाएंगे। उसे ऐसे ही इसके भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन जब तीसरा ऑक्सीजन परमाणु इससे बंध बनाने के लिए आता है, तीसरा ऑक्सीजन परमाणु जब इससे बंध बनाने के लिए आता है, तो उसके पास भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो है ये तो बंध बनाना चाहता है, लेकिन इनके पास क्या है? अष्टक पूरा है, ये बंध बनाना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे इस केस में? इस केस में ये अष्टक पूरा करने के लिए इनसे बंध बनाने का प्रयास करेगा, और उस प्रयास में ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन जो है अपना जो लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इसको डोनेट कर देगा। ये वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इसको दान कर देगा, और इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो कैसा बंध होगा? उपसह संयोजी बंध। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है और दूसरा ग्रहण करता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो है, दोनों परमाणुओं का जो है दोनों इलेक्ट्रॉनों पर समान साझेदारी मानी जाती है। ये उपसह संयोजक बंध बनेगा। इसको हम लोग इसी संरचना को ऐसे भी बना देते हैं, इसी संरचना को हम लोग कई बार ऐसे बना देते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, दाता पर हम लोग प्लस चिन्ह लगा देते हैं और ग्राही पर हम लोग माइनस चिन्ह लगा देते हैं। ये संरचना भी होती है, बेंट संरचना होती है इसकी, वी शेप संरचना या बेंट संरचना। अब हम लोग इसको अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाएं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर या तो ऐसे दिखा सकते हैं, और जब इसको सहसंयोजक बंध के रूप में दिखाएं तो इसी संरचना को ऐसे भी बना देते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इन पर चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। इसके इस परमाणु को देखिए पहले, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आ गए। ऐसे ही इसके ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, सिर्फ ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे चुका है, इसलिए हम नहीं दिखाएंगे। तो इसकी ये वाली जो डॉट स्ट्रक्चर होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये वाली हम लोग औपचारिक आवेश के निर्धारण के लिए यूज करते हैं। यानी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, उपसहसंयोजक बंध नहीं दिखाएंगे, हम सहसंयोजक बंध दिखाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने में काम आ गए उपसहसंयोजक बंध के रूप में, सहसंयोजक बंध का एक विशेष प्रकार है उपसहसंयोजक बंध, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इस परमाणु पर नहीं दिखाएंगे, इस प्रकार दिखाएंगे। अब अगर इस संरचना में मुझे तीनों परमाणुओं पर औपचारिक आवेश ज्ञात करना है, तो देखो औपचारिक आवेश कैसे निकालेंगे। मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ, तीनों परमाणुओं को क्या करता हूँ, नंबरिंग दे देता हूँ। मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इस परमाणु को दे देता हूँ 2 नंबर, और इस परमाणु को दे देता हूँ 3 नंबर। तो देखिए औपचारिक आवेश कितना होगा, औपचारिक आवेश कैसे निकालेंगे। मैं पहले ऑक्सीजन पर देखता हूं, O1, इस पर औपचारिक आवेश कितना होगा, फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो हमें पता है ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे। संयोजी कोश ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 6, कितने होंगे 6, माइनस इसके पास बिना बंध वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बिना जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 2, माइनस 1/2 गुणा बंध वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंध बना चुके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये देखो कितने बंध बना चुका है, 1 2 और 3, 3 बंध का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं 6, क्योंकि एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 6। तो देखिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3, इसका मतलब +1, कितना आ जाएगा +1। तो मैं कह सकता हूं कि इस पर कितना आ रहा है +1, और इसीलिए हम लोगों ने इस संरचना में कितना दिखाया है, इसके ऊपर +1 आवेश दिखाया है। अब मैं बात करता हूं दूसरे ऑक्सीजन पर, O2 पर, सेकंड ऑक्सीजन पर, इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश। तो वही बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, माइनस बचे हुए इलेक्ट्रॉन, बचे हुए कितने 1 2 3 4, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, माइनस 1/2 इंटू बंध बना चुके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2 बंध बने हैं इसके द्वारा, 2 बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉनों से, तो आप यहां लिखेंगे 4। तो ये आएगा 6
-4 -2, इसका मतलब औपचारिक आवेश कितना हो जाएगा 0। तो दूसरे वाले ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश कितना होगा 0। अब बात करते हैं तीसरे ऑक्सीजन की, O3, इस पर औपचारिक आवेश, थर्ड ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश कितना होगा। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे, 6 माइनस ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, कितने हैं 6 माइनस 1/2 इंटू बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसने कितने बंध बना रखे हैं, एक बंध बना रखा है, और एक बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है 2 से, तो हम यहां लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1, और इसका मान आएगा -1। तो देखिए यहां पर अगर औपचारिक आवेश की बात करें तो औपचारिक आवेश पहले कार्बन पर तो कितना आ रहा है +1, दूसरे कार्बन पर कितना आ रहा है 0, और तीसरे वाले कार्बन पर कितना आ रहा है -1। तो मैंने यहाँ पे संरचना में भी, ये जो संरचना है यहाँ पर, इसमें भी क्या कर रखा है, पहले पर +1, दूसरे पर 0 और तीसरे पे -1 दिखाया है, इसीलिए हम लोग ये वाली संरचना इसकी बनाते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये वाली यूज करते हैं औपचारिक आवेश ज्ञात करने के लिए। और वास्तव में अगर इसकी संरचना बनाई जाए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं, वास्तविक अगर इसकी संरचना बनाई जाए तो कुछ इस तरह की संरचना बनती है। तो ये बात हुई औपचारिक आवेश की। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीकरण अंक भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था बोल दो, या ऑक्सीकरण अंक बोल दो, या ऑक्सीकरण संख्या बोल दो, इन सभी का मतलब एक ही है, और इनको लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखते हैं इन सबको, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये किसी भी तत्व से जुड़े हुए जितने भी परमाणु हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो उस पर कितना आवेश आएगा उस तत्व पर, इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। या ऐसे कह सकते हैं कि तत्व जब किसी दूसरे तत्व, कोई भी तत्व है जो है वो किसी दूसरे तत्व से जब बॉन्ड बनाता है तो उस पर कितना वास्तविक या कितना काल्पनिक आवेश आता है। वास्तविक आवेश हो सकता है, वास्तविक आवेश कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण आयनिक यौगिकों में आता है, और या फिर काल्पनिक आवेश। काल्पनिक आवेश होता है विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, और यह सहसंयोजक यौगिकों में होता है। तो किसी भी तत्व की संयुक्त अवस्था में उस पर कितना वास्तविक आवेश आएगा या कितना काल्पनिक आवेश आएगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, तत्व की संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था का मतलब है उसने किसी दूसरे परमाणु से बंध बनाया है। संयुक्त अवस्था में उस पर आने वाला वास्तविक या काल्पनिक आवेश, वास्तविक या काल्पनिक आवेश, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बोल दीजिए या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दीजिए, एक ही बात है। ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। और अब इसका निर्धारण कैसे होता है, तो निर्धारण कैसे करें, तो हम इसके कुछ नियम पढ़ेंगे, उनसे हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था को निर्धारित कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारण के नियम। ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारण के नियम। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए,
कोई भी तत्व अगर मुक्त अवस्था में है, अगर उसने किसी दूसरे तत्व के साथ बंध नहीं बनाया हुआ है, खुद के खुद से बंध है या फिर खुद से भी बंध नहीं है, एक परमाणु की है, तो उस अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले बात, मुक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। महत्वपूर्ण नियम है, किसी भी तत्व की मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? 0। मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? 0। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल H2 हीलियम, P4 S8 Cl2 Br2 F2 N2 O2, इन सब में ओजोन, इन सब में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? 0। किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था मुक्त अवस्था में कितनी होती है? 0। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट है कि अगर हम बात करें यौगिक की, किसकी? यौगिक की, तो कोई भी यौगिक जो है वो उदासीन होता है, उसमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग algebraic sum of oxidation states of all the elements in a compound is 0। बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सभी, जैसे मान लीजिए एक यौगिक में 3 तरह के तत्व हैं और हमें 2 तरह के तत्वों की तो ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात है लेकिन तीसरे की ज्ञात नहीं है, तो हम उसकी x मान सकते हैं, बाकी 2 की ज्ञात होगी, उसमें जोड़ देंगे, x प्लस दोनों की जोड़ के टोटल 0 करेंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो हम बीजगणित, ये ध्यान रखना है कि यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आयन है तो आयन में क्या होता है? आयन भी 2 तरह के हो सकते हैं, सरल आयन होगा या फिर एक से ज्यादा तत्वों से मिलकर बना हुआ होगा। सरल आयन है तो उस पर जितना आवेश है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, और जटिल आयन है तो सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का बीजगणितीय योग कितना होगा? उस आयन के कुल आवेश के बराबर। तो आयन में मैं 2 तरह के ले लेता हूं, एक तो सरल आयन। कैसा है? सरल आयन। तो उसमें क्या होगा? एक ही तरह का तत्व होगा, वही क्या हो जाएगी? उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था। आयन पर उपस्थित आवेश ही उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होगी, उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -2। नाइट्रोजन पर -3 है तो यही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। F- Na+Al+3, ये सब क्या है? सरल आयन। इनमें सब में क्या हो जाएगा? जो इनके ऊपर आवेश है वही इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। लेकिन अगर आयन कैसा है? जटिल आयन। कैसा है? जटिल आयन। जटिल आयन, तो उसके केस में क्या करेंगे? जटिल आयन के केस में क्या करेंगे? जटिल आयन के केस में हम लोग लिखेंगे उसमें जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग जो है वो आयन पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होगा। 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 कैसे? जैसे मैं ले लेता हूं SO4-2,
तो इसमें एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का, इनका सबका मिला के जो कुल आवेश होगा, कुल ऑक्सीकरण अवस्था होगी, वो टोटल हो जाएगी -2। कितनी हो जाएगी? -2। और भी उदाहरण ले सकते हैं, ClO4 माइनस, NO3 माइनस, NH4 प्लस, NH4 प्लस। इस तरह के जितने भी आयन हैं जो एक से ज्यादा तरह के तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, उन सब में क्या होगा, उनमें जितने भी तत्व हैं उन सभी की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग कितना हो जाएगा? उस आयन पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होगा। इसके अलावा देखिए, ये तो थे साधारण नियम। अब हम बात करते हैं कुछ तत्वों के बारे में कि ये तत्व आ जाए तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, ये तत्व आएगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। देखिए नेक्स्ट, चौथा जो नियम है, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, हाइड्रोजन इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +1। कितनी होती है? +1। लेकिन हाइड्राइडों में अगर हाइड्राइड आ जाए, अब हाइड्राइड का मतलब क्या है? हाइड्राइड का मतलब है कि वो धातुओं से बंधित है, धातु से जुड़ा हुआ है, धातुओं से बंधित है। किसी भी धातु से अगर वो जुड़ा हुआ है तो उस केस में हाइड्राइड में क्या हो जाएगा? हाइड्राइड में ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। कितनी होती है? -1। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण पढ़ा था, एक कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, ये जितने भी हैं इन सब में क्या होगा? जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है तो कैल्शियम क्षार धातु है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इस पर प्लस आवेश आएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन पर माइनस आवेश आएगा। और जब भी माइनस आवेश आएगा हाइड्रोजन पर तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे उनको हम लोग क्या कह देंगे? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1। इसके अलावा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सभी यौगिकों में कितनी होती है? +1 होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है -2। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2। लेकिन कब नहीं होती? एक तो देखिए, एक तो परोक्साइड में, किसमें? परोक्साइड में, परोक्साइड आ जाए या आ जाए सुपर ऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स, या फिर ऑक्सीजन के फ्लोराइड। ऑक्सीजन के फ्लोराइड भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है OF2 और एक होता है O2F2। दो तरह के फ्लोराइड होते हैं। इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 नहीं होगी। ये जो ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। कैसी है? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, -2। लेकिन परोक्साइड में ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। कितनी होती है? -1। सुपर ऑक्साइड में होती है -1/2। और ऑक्सीजन की फ्लोराइडों में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है। ऑक्सीजन की कैसी होती है? धनात्मक। अब धनात्मक में कितनी कितनी देखिए, OF2 है तो यहां पर होगी +2। कितनी होगी? +2। और O2F2 में होगी +1। इसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे पेरोक्साइड का उदाहरण लें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है सपोज H2O2। सोडियम पेरोक्साइड ले लें Na2O2। तो यहां देखिए, आपको पता है हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है? हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +1। तो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? +2। एक की +1 है तो दो की कितनी हो जाएगी? +2। इसका मतलब दो ऑक्सीजन की -2 होगी, क्योंकि कुल मिला के तो 0 होगा ना, कुल मिला के तो आवेश कितना होगा? 0। तो दो हाइड्रोजन की +2 होगी। मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन की +1 है तो दो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? +2।
इसका मतलब 2 ऑक्सीजन की -2, तो 1 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी -1। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 है, RbO2 है ना। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम रुबिडियम ही बनाते हैं, अक्सर CGM भी बनाता है वैसे, लेकिन पोटेशियम रुबिडियम के जो है वो मोस्ट कॉमन है। पोटेशियम पर आएगा +1 आवेश, क्योंकि क्षार धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, तो इस पर +1 आवेश आएगा, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पर आ जाएगा -2, और 2 ऑक्सीजन पर -2 आएगा तो 1 ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा -½ -1/2। ऑक्सीजन के फ्लोरीन आपको पता है आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो जब इसकी -1 होगी तो 2 की कितनी हो जाएगी -2, इसका मतलब ऑक्सीजन की हो जाएगी +2। यहाँ पे एक फ्लोराइड -1 तो 2 फ्लोराइड -2, जब 2 की -2 होगी तो इधर 2 ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी +2, 2 की +2 है तो 1 की क्या हो जाएगी +1। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं हैलाइड की। हैलाइड और हैलाइडों में हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले फ्लोराइड। हैलाइड जो है, हैलाइड इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है ना, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वो तो -1 ही होती है। ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण कितने करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन वो केवल -1 ही दर्शाएगा, केवल -1, केवल और केवल -1 दर्शाता है। अन्य जो है, अन्य हैलाइड, अन्य हैलोजन कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे हैलाइड की जगह हैलोजन लिख देता हूँ, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन ले लेते हैं, हैलोजन, क्योंकि हैलाइड का मतलब तो हैलोजन पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो हैलोजन जो है वो सामान्यतः -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, फ्लोराइड केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। अन्य हैलोजन जो है वो अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, धनात्मक भी दर्शाते हैं, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। देखिए धनात्मक भी दर्शाते हैं, ये लिखा है मैंने, इसका मतलब सामान्य तो इनकी भी -1 ही होगी, लेकिन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। और धनात्मक कब दर्शाते हैं, 2 तरह के यौगिकों में दर्शाते हैं। धनात्मक कब दर्शाते हैं, 2 तरह के यौगिकों में, एक तो अंतराहैलोजन यौगिकों में, किसमें, अंतराहैलोजन यौगिकों में, और दूसरा ऑक्साइडों में, किसमें, ऑक्साइडों में। जैसे अंतराहैलोजन किसको बोलते हैं, अंतराहैलोजन बोलते हैं 2 प्रकार के हैलोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आपने लिया सपोज IF7, तो आपको पता है फ्लोरीन तो हमेशा -1 दर्शाता है, तो 1 फ्लोरीन की -1 होगी तो 7 फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी, -7, इसका मतलब आयोडीन की कितनी हो जाएगी यहाँ पर +7, तो यहाँ आयोडीन की हो जाएगी +7, कितनी हो जाएगी +7। ऐसे ऑक्साइडों में देखिए, जैसे मैं ले लेता हूँ BrO3, तो यहाँ ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2, तो ये यहाँ दर्शाएगा -2, तो 3 की कितनी हो जाएगी -6, इसका मतलब ब्रोमीन की हो जाएगी +6, तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। और ये ज्यादातर +1, +3, +5, +7 धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी जो होती हैं वो ज्यादातर विषम में होती हैं, +1, +3, +5, +7 इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ये बात हुई हैलोजन की। अब हैलोजन के अलावा और कौन कौन सी ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जो जिन तत्वों की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी हम लोग और भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं उससे पहले आपको याद रखनी पड़ेंगी। धन्यवाद।